हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप जो है आज पढ़ोगे अध्याय 4, ठीक है। और अध्याय का नाम है यहाँ पे औद्योगिकीकरण का युग, ठीक है। तो ये जो है क्लास 10 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का अध्याय 4 है और अध्याय का नाम, चैप्टर का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। और भाई, आपने जो ढेर सारा लाइक वीडियो पे किया है, पीछे के जो वीडियो हैं, तो इसके लिए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मज़ा आया ये देख के कि भाई आपको पसंद आ रहा है, और ऐसे ही लाइक करके उत्साह बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो आइए जो है शुरू करते हैं। आपने क्लास 10 की जो है मैंने आज 4 आप पढ़ेंगे और 1, 2, 3 ये मैंने पीछे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिए, ठीक है। और नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए आपका चैनल, जिससे कि समय पे आपको जो है जानकारी मिलती रहे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस अध्याय में हमें दिखाई पड़ रहा है एक फ़ोटो, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही है। देखिए, डॉन ऑफ द सेंचुरी, ये देखिए स्टार्टिंग में ही हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक औरत बनी हुई है, आप देख रहे हैं फ़ोटो के, है ना। तो इस चित्र नंबर 1 है, डॉन ऑफ द सेंचुरी, है ना। ईटी म्यूजिक कंपनी, न्यूयॉर्क, अमेरिका, इंग्लैंड, 1900 ईस्वी का ये आपका फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ईटी पाल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 ईस्वी में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी का उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी, है ना, का ऐलान किया था, ठीक। तो यहाँ पे ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं क्या है, समझिए। ईटी पाल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 ईस्वी में, ध्यान दीजिए कितना पुराना आप फ़ोटो ये आप देख पा रहे हैं। तो 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, ठीक है, जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी का उदय, है ना, डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया था, ठीक। और देखिए, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तस्वीर के मध्य में एक ऐसी देवी, एक देवी जैसी तस्वीर है, ठीक है। यह देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती हैं। तो भाई ये देखिए, देवी आपको यहाँ पे दिख रही हैं और हाथ में आप देखिए ली हुई हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यह देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती हैं। उसका एक पाँव पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है। तो देखिए, एक पाँव जो है इनका पंखों वाले पहियों पे टिका हुआ है, ठीक है। और देखिए, यह पहिया समय का प्रतीक है, यह आप देखिए समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर है ना, भविष्य की ओर इसकी उड़ान आपकी है, ठीक। और उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं, ठीक। उनके पीछे जो है तैर रहे हैं, जैसे रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस, कारखाना। तो क्या है, उनके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं। जैसे रेलवे, आप देखिए ये चित्र सारे बने हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए रेलवे, है ना, और गाड़ियाँ भी यहाँ पे दिख रही हैं। तो यहाँ पे मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस, कारखाना, है ना, ये देखिए रेलवे, है ना। और देखिए भाई यहाँ पे और क्या है, कारखाना ये हो सकता है। तो यही सब आप देखिए फ़ोटो बने हुए हैं। और बाकी गाड़ी भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना। और देखिए आगे, मशीन और तकनीक का यह महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर में और भी ज़्यादा साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। चित्र 2 आप देख लीजिए भाई।
ये देखिए चित्र 2 यहाँ पे। चित्र 2, दो जादूगर, इंग्लैंड इनलैंड प्रिंटर्स में प्रकाशित 26 जनवरी 1901 का ये आपका चित्र है। ये देखिए टू मैजिशियंस यहाँ पे लिखा भी है ना। तो ये फ़ोटो में आप देख पा रहे हैं कि एक अलादीन का चिराग जैसा लिए बैठा है और ये देखिए महल बनाया है। और एक जो है देखिए जो निर्माण किया हुआ है जहाज का, ब्रिज का, देख रहे हैं, बिल्डिंगों का। तो आइए समझिए इसको, इसके बारे में। तो ये क्या है आप देखें, इसमें देखिए एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है, देख रहे हैं। तो ये भाई आधुनिक मजदूर हैं और जादू रच रहे हैं। उस समय जादू ही था जो ये जहाज़ें, पानी की ब्रिज हैं, है ना, बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हैं। ये बात समय है दोस्तों, ध्यान दीजिए 1900 ईस्वी, ठीक है। तो उस समय ये एक आश्चर्य ही थी ये सब चीज़ें। और देखिए जो अपने आधुनिक औजारों से नया जादू रच रहा है वह पुल, पानी के जहाज, मीनार, गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूरब और अतीत का प्रतीक है और मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का। देख रहे हैं, यह तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती हैं। इस गाथा में जो है आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलावों, आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे और वाष्प पोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकीकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। ठीक, अब ये छवियाँ और ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकीकरण को प्रगति और आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों व पुलों का विस्तार समाज के विकास का घोतक होता है? ये छवियाँ किस प्रकार विकसित हुई? इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकीकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा सही होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकीकरण से लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है? ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकीकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। इस अध्याय में हम यही इतिहास जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इतिहास है, जो ये अध्याय है, तो बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है, ठीक है। बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो स्किप मत करिएगा, बहुत ध्यान से जो है ये वीडियो देखिए। अगर ज़्यादा बड़ी है तो थोड़ा सा ब्रेक लेके, रोक करके फिर अपना घूम टहल लीजिए, खाने पीने के बाद फिर से देखिए, है ना। तो देखिए लेकिन पूरा। आइए देखिए, इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकीकरण का अध्ययन करेंगे, जहाँ औद्योगिक बदलाव का पैटर्न औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाइए, पहला हमें जो है दिखाई दे रहा है औद्योगिक क्रांति से पहले। अब ये देख लीजिए, पहले आप समझ लीजिए, फिर आप औद्योगिक क्रांति को आप समझें, ठीक है। तो देखिए जो है औद्योगिकीकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है, ठीक है। चलिए, औद्योगिकीकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से ही शुरू होते हैं।
देखें, पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। ठीक है, यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकीकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकीकरण जो है का नाम देते हैं। ठीक है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। ठीक, वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। ठीक है, उस समय क्या हो रहा था? विश्व व्यापार की विस्तार हो रहा था और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। ठीक है, इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। ठीक, आगे देखें। वजह यह भी थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थी। ठीक, ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों के आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एक अधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांवों की तरफ जाने लगे। ठीक, गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए जो है काम करने लगे। जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा, यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा ज़मीनों से जलावन की लकड़ी, बेरियां, सब्जियां, भूसा, चारा आदि बीन कर काम चलाने वाले छोटे किसान, काटेजर और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुतों के पास छोटे मोटे खेत तो थे, लेकिन उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसलिए जब सौदागर वहां आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेश की रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए। ठीक, सौदागरों के लिए काम करते हुए गांव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, फोटो एक दिख रहा है आपको, 18वीं सदी में कताई देखिए, है ना, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं। ध्यान से देखिए, एक चरखे पर केवल एक ही तकली बन रही है। ठीक, ये भाई देखिए, चलिए अब आगे देखें। फ़ोटो में भी दोस्तों बहुत सारी जानकारियाँ छुपी रहती हैं और उस समय के लोगों के रहन सहन, कपड़े भी हमें जो है समझ में आते हैं। तो आप देखिए कि कैसे जो है
यहाँ पे जो तकली है, जो चरखे है वो चल रहा है ना, और लगे हुए हैं लोग यहाँ पे धागा बनाने के लिए, ये आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय से बड़ा सहारा दिया। समझ रहे हैं? इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय, देख रहे हैं, में बड़ा जो है सहारा दिया। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम साधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया। ठीक, इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे। ठीक, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी क्या करते थे? स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। अब यहाँ पे स्टेपलर्स क्या है, ये देखिए। स्टेपलर जो है ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। ठीक, चलिए अब देखिए, इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फूलर्स और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। अब ये फूलर्स क्या है? देखिए, फूलर ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है, यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। ठीक, इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। ठीक, इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में भी जाना जाने लगा था। ठीक, आगे देखिए, यदि यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा था। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों के बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। ठीक, आगे देखिए आप, कारखानों का उदय। अब आप देखिए, इसे आप देखें, इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 ईस्वी के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेज़ी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में ही हुआ। कपास काटन नए युग का पहला प्रतीक थी। ठीक है, कपास है ना, जो काटन बोलते हैं आप, तो नए युग का पहला प्रतीक थी। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 ईस्वी में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। ठीक, 1787 ईस्वी में आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। आइए देखें कि ये बदलाव कौन से थे। ठीक, अब देखिए, 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, कार्डिंग, ऐंठना व कताई और लपेटने के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्डिंग। अब ये क्या है भाई, इसे पहले आप समझ लीजिए तो आगे बढ़ा जाए। देखिए, कार्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, वह कार्डिंग क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। ठीक, तो अब आप ध्यान दीजिए, 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण की कुशलता
बढ़ा दी। कौन कौन सी कुशलता बढ़ाई? देखिए, ऐंठना, कताई, लपेटने, है ना, ये सब। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागों और रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने अपने घर पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखानों में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे एक मालिक के हाथों में आ गई थी। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना, मजदूरों पर नज़र रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। ठीक, यहाँ पे दोस्तों आप चित्र देख रहे हैं, चित्र नंबर 4। लंकाशायर की एक काटन मिल है, आपके सामने देख पा रहे हैं इसे। ठीक है, C.E. टर्नर द्वारा बनाया गया चित्र, दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1925 की ये फ़ोटो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं चिमनियों से धुआं कितना जो है निकल रहा है। ये देखिए चिमनियों से, है ना, धुंध जैसे धुआं जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सब। तो देखें, कलाकार ने कहा अगर उस नम मौसम की नज़र से देखें जिसके कारण लंकाशायर दुनिया में सूत कताई के लिए सबसे आदर्श स्थान बनता है, तो शाम के धुंधलके में दमकता काटन मिल सबसे शानदार नज़ारा दिखाई देता है। देख रहे हैं? चलिए आगे देखें। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। ये कारखाने इतने विशाल, नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें जो है चौधिया जाती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। ठीक, वे इस बात को मानो भूल ही जाते कि उनकी आंखों से ओझल गलियों, वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन चालू है। अब आगे देखें, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। अगला पॉइंट आप देखें, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया जो है कितनी तेज़ थी कि औद्योगिकीकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योग के विकास तक ही सीमित होता है। आइए देखिए, औद्योगिक मैनचेस्टर, M. जैक्सन का चित्र ये आप देख रहे हैं। और ये 1857 का चित्र है। धुआं छोड़ती चिमनियाँ, यहाँ पे आप देखिए सब धुआं छोड़ती हुई चिमनियाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं ना, कितनी सारी चिमनियाँ जो है धुआं छोड़ रही हैं। तो धुआं छोड़ती चिमनियाँ औद्योगिक इलाकों की पहचान बन गई थी। देख रहे हैं कितना जो है वायु प्रदूषण हो रहा था। अच्छा, अब देखिए, पहला सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। कौन कौन से? जो है सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते जो है उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकीकरण की पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा, स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक में इंग्लैंड में और 1860 के दशक में से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दुगनी थी। दूसरा, नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हंसी पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में ही तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज़्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में जो है होता था। अब आ जाइए तीसरा, देखिए, यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाव से चलने वाले
सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पाटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर, औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। ठीक, यहाँ पे चित्र आप देख रहे हैं दोस्तों, चित्र नंबर 6। इंग्लैंड के एक रेलवे कारखाने में फिटिंग शॉप जो है 1849 का ये फ़ोटो, इस फिटिंग शॉप में नए लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते थे और पुरानों की मरम्मत की जाती थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कारखाने को। ठीक, अब आ जाइए चौथा, देखिए चौथा, प्रौद्योगिकी बदलावों की गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले। नई तकनीक महंगी थी, सौदागर व व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर ख़राब हो जाती थी, उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्चा आता था। वे उतनी अच्छी भी नहीं थी जितना उनके आविष्कारक जो है आविष्कारकों और निर्माताओं का दावा था। और देखें आप, इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण लें। जेम्स वाट ने न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए। ठीक है, और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। इस मॉडल का उत्पादन उसके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन ने किया, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप की सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योगों में, 9 ऊन उद्योगों में और बाकी खनन, नहर निर्माण और लौह कार्यों में इस्तेमाल हो रही थी। ठीक, और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ। यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे। ठीक, अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाले नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर होता था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे चित्र नंबर 7 देख रहे हैं। 1830 ईस्वी की एक कताई फैक्ट्री को आप देख रहे हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि किस तरह भाप की ताकत से चलने वाले विशालकाय पहिए एक साथ सैकड़ों तकलियों को घुमाने लगते थे। ठीक, ये देखिए आप कितनी ढेर सारी जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो है तकलियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए, कितने बड़े पैमाने पर देख रहे हैं ना, जो है ये काम हो रहा है। और पहले आपने अभी देखा जो है कि एक औरत केवल एक ही जो है तकली लगाई हुई थी, है ना, चरखे से जो बना रही थी। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी मात्रा में आप देख पा रहे हैं जो है तकलियाँ काम कर रही हैं। एक साथ कितने जो है बन रहे हैं आपके देख पा रहे हैं। चलिए अब आप आ जाइए दूसरा, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। इसे आप देखें। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। ठीक, गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को आते थे। जैसा कि आप आगे जानेंगे, जब श्रमिकों की बहुतायत होती है तो वेतन गिर जाती हैं। अब देखिए, इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन की मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी।
उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसके कारण मजदूर से छुटकारा मिल जाए, जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो। देख रहे हैं। तो आगे देखें, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत, साफ सफाई, सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों के बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पादक केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। यहाँ पे दोस्तों आप देखो चित्र नंबर 8, काम की तलाश में निकले लोग जो है ये आपका 1879 ईस्वी का ये फ़ोटो आप देख पा रहे हैं। कुछ लोग छोटी मोटी चीज़ें बेचते और अस्थायी काम की तलाशते हुए हमेशा एक जगह से दूसरी जगह तो भटकते रहते थे। ठीक है, कुछ लोग छोटी मोटी चीज़ें बेचते और अस्थायी काम तलाशते हुए हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। तो ये देखिए चलती फिरती आपको घर आपको यहाँ देख पा रहे हैं और लोगों का रहन सहन देखिए एकदम चलता फिरता वाला है। ये देखिए इस घर में जो है चक्के भी लगे हैं। वो चार्ली चैपलिन आपने देखा होगा, तो उसमें ये घर आपको दिखेगा, घोड़े इसको खींचते हैं, है ना। तो ये चलता फिरता घर आपका है। और ये देखिए बच्चे जो लोग जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आदमी दिखाई दे रहा है, औरत कुछ कपड़े उपड़े डालती हुई देखिए जो है कर रही, कपड़े उपड़े टांग रही। यानी ये सभी सिस्टम पे हैं कि अपना काम करते हुए जहाँ काम मिल गया वहीं जो है ये लोग चल देते थे। और घर भी इनका वैसा ही है, देखिए चक्के उक्के लगे हैं, घोड़े लगाए और आगे बढ़ते गए, है ना। ये इसको आप चार्ली चैपलिन कार्टून में मैंने देखा था, ये जो है घर बिल्कुल चलता हुआ, है ना। चलिए आगे देखें। अब यहाँ तक आपने देखा कि बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाज़ार में अक्सर बारीक डिज़ाइन और ख़ास आकारों वाली चीज़ों को काफ़ी मांग रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की ही नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की भी ज़रूरत थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देती थी। ठीक है, क्या था उस समय कंडीशन क्या थी? विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को जो है वरीयता देते थे, तरजीह देते थे। ठीक है, हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिश अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था, उनका डिज़ाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। ठीक, जिन देशों में मज़दूरों की कमी होती थी वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते थे, ताकि कम से कम मज़दूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सकें। 19वीं सदी में अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। ठीक, अब यहाँ पे आप देखें चित्र नंबर 9, यहाँ पे देख पा रहे हैं लोहे की फैक्ट्री में मजदूर। उत्तर पूर्व इंग्लैंड, विलियम बेल स्कॉट की पेंटिंग है, 1861 में बनी हुई है। यहाँ पे देखिए 19वीं सदी के आखिर में बहुत सारे कलाकार मजदूरों को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने लगे थे।
उन्हें राष्ट्र के लिए कठिनाइयों और पीड़ा झेलते हुए दिखाया जाता था। ठीक। अब देखिए मज़दूरों की ज़िंदगी, आइए एक नज़र इस पे देखिए। बाज़ार में श्रम की बहुतायत से मज़दूरों की ज़िंदगी भी प्रभावित हुई। जैसे कि नौकरियों की खबर गांव में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोगों के हुजूम शहरों की तरफ चल पड़े। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोज़गार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे रैन बसेरों में रात काटते थे। बहुत कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। एक चित्र यहाँ पे आप देख लीजिए तो इससे आपको और उस समय का कंडीशन का देखिए आपको आभास होगा दोस्तों। ये देखिए चित्र नंबर 10 आप देख रहे हैं, बेघर और भूखे, है ना, 1874 का ये आप देख रहे हैं, ये चित्र बना हुआ है। तो इसमें आप देखिए इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि लंदन में बेघर लोग एक काम घर वर्क हाउस में रात भर ठहरने के लिए टिकट के लिए अर्जी दे रहे हैं। ये आश्रय स्थल बेसहारा सड़कों पर रहने वाले आवाराओं और यहाँ वहाँ भटकते लोगों के लिए गरीब कानून आयोग की देखरेख में चलाए जाते थे। इन वर्क हाउसों में रहना जिल्लत की बात थी। हर एक की डॉक्टरी जांच करके ही पता लगाया जाता था कि व्यक्ति बीमार तो नहीं है, उनका शरीर पूरी तरह साफ है या नहीं, उसके कपड़े मैले तो नहीं। उन्हें कठोर परिश्रम भी करना पड़ता था। ये आप देखिए फ़ोटो देखकर आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जो है दिक्कतों का सामना ये लोग कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये देखिए बच्चे कितने जो है टुटके हुए हैं। ये देखिए किस अवस्था में है ये। चलिए आगे देखें। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों के बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीज़न गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गांव में चले जाते थे जहां उस समय काम निकलने लगता था, लेकिन ज़्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे। 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था। ठीक, यहाँ पे आप देखिए चित्र नंबर 11 आप देख रहे हैं। स्पिनिंग जेनी टी.ई. निकलसन द्वारा बनाया गया जो चित्र है 1835 का। ध्यान से देखिए, एक ही पहिए से कितनी सारी तकलियाँ घूमती लगती थी। अब ये देखिए एक पहिया है ना, और ये देखिए तकलियाँ यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये दिख रहा है ना, ये भी देखिए तकलियाँ बन लगी हुई हैं। अब एक ही पहिया यहाँ पे है। आपने वो औरत को देखा था ना कि कैसे वो औरत एक तकली वो जब घुमा रही थी तो एक तकली ही बन रही थी। यहाँ पे आप देखिए कितने सारे यहाँ 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 देखिए कितनी सारी तकलियाँ एक ही जो है चक्कर से घूम रही हैं और बन रहा है। देख रहे हैं ना। अब आगे देखिए आप जो है 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, लेकिन इससे मज़दूरों की हालत बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसाय के बीच आने वाले फ़र्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। मिसाल तौर पर जब लंबे नेपोलियनी युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ीं तो मज़दूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे वे पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे। मज़दूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होता था। रोज़गार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी।
मजदूरों की औसत दैनिक आय उससे तय होती थी कि उन्होंने कितना दिन काम किया। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। 1830 ईस्वी के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक जो है पहुंच जाती थी। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पे आप जो है स्रोत को आप पढ़ें। यहाँ देखिए स्रोत ख, इसे आप देखें। एक मजिस्ट्रेट ने 1790 में एक ऐसी ही घटना के बारे में बताया जिसमें उसे मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। ठीक, कोयला मजदूरों और उनकी बीवियों के गिरोह की परेशानी का कारण क्योंकि उनकी बीवियों काम स्पिनिंग इंजन के कारण छिन गया था। शुरू में वे बड़े अड़ियल ढंग से आगे बढ़े। ऊन उत्पादन में अभी अपनाई गई मशीनों को वे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने लगी थी। औरतों ने हंगामा मचाया हुआ था। आदमियों को समझाना आसान था, इसलिए कुछ खींचतान के बाद उन्हें शांतिपूर्वक घर जाने के लिए तैयार कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक आपको फोटो दिख रहा होगा दोस्तों, चित्र नंबर 12 आपके सामने है। यहाँ देखिए मध्य लंदन में निर्माणाधीन एक उथला भूमिगत रेलवे स्टेशन, ये 1868 का आप देख पा रहे हैं चित्र है। 1850 के दशक में पूरे लंदन में रेलवे स्टेशन बनने लगे थे। कब? 1850 में। ठीक, इसका मतलब था। तो आ जाइए अब जो है आगे देखें। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। ठीक है, जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। देख रहे हैं, तो मशीन आई, अब जो है औरतों की जो रोजगार था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब जो है वो टकराव होने लगा, उसे तोड़ने लगी। अब यहाँ पे स्पिनिंग जेनी, ये क्या है, इस मशीन को आप समझें। जेम्स हरगिब्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगे थे। ठीक है, तो ये जो है बदलाव हुआ इस मशीन से, और इसी के कारण जो है बहुत सारी जो औरतें थी वो बेरोजगार हो गई। ठीक है, आगे देखें। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ीं। लोगों के नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 ईस्वी में दुगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दुगुना हो गई। ठीक, आगे देखें। उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण को आप देखें। आइए अब भारत पर नजर डालें और देखें कि उपनिवेश का औद्योगिकीकरण कैसे होता है। यहाँ भी हम कारखाना उद्योग साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्र पर भी ध्यान देंगे। हमारा अध्ययन मुख्यतः कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। ठीक, चलिए देखिए भारतीय कपड़ों का युग, इसे आप देखें। मशीनी उद्योग के युग से अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। ठीक है, ध्यान दें, मशीनी उद्योगों के युग से पहले, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। ठीक है, बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ों को ले जाते थे। यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान ऊँटों
की पीठ पर लादकर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तान के पार ले जाती थी। मुख्य मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी लाल सागर की बंदरगाहों से जुड़ा था। कोरोमंडल तट मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। ठीक है, निर्यात जो है व्यापार के इस नेटवर्क के बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीज़ों को लेकर जाते थे, निर्यातकों को पहुंचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति से तो अब देखिए, माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह एक देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे, बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। ठीक है, 1750 ईस्वी के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। इससे सूरत, हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल 1.6 करोड़ रुपया था। 1740 ईस्वी के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रुपए रह गया था। ठीक, आगे देखें आप लोग। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि लग रहा है कि समय ज़्यादा वीडियो में लग रहा है। आइए फटाफट जल्दी करें आपका, है ना, नहीं तो आप लोग भी कहोगे कि बहुत धीमे आप जो है बता रहे हो। ठीक, तो देखिए चित्र नंबर 13 आप आ जाइए। सूरत में इंग्लिश फैक्ट्री, 17वीं सदी का ये चित्र आप देख रहे हैं। तो इंग्लिश फैक्ट्री आपको यहाँ पे दिख रही है, ये आप देखें। ठीक, चलिए आगे देखें। सूरत और हुगली कमज़ोर पड़ रहे थे। बम्बई कलकत्ता स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। नई बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारी घराने ढह चुके थे। जो बचे रहना चाहते थे उनके पास यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इन बदलावों ने बुनकर और अन्य कारीगरों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया, इसे देखिए। बुनकरों का क्या हुआ, अब आप ध्यान दें। यहाँ पे एक चित्र भी आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। ये देखिए जो है बुनकर काम पर जो है लगा एक बुनकर, गुजरात का ये सीन है। ठीक है, ये बुनकर आप देखिए किस तरह जो है बुनाई कर रहा है ना। ऐसे गाँवों में भी आप लोग देखते हैं कि जहाँ पे आज भी कालीन उलीन जैसे हमारी तरफ देखिए, तो भदोही में अब तो थोड़ा सा डाउन हुआ है मार्केट, लेकिन एक समय था कि जो कारपेट काफ़ी जो है डिमांड थी यहाँ भदोही ज़िला की। तो अभी आप जो है देखिए यहाँ पे बुनकर जो है बुनाई कर रहे हैं। चलिए और देखिए, तो आगे पढ़िए से 1760 ईस्वी के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता सुदृढ़ीकरण की शुरुआत से भारत कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। ठीक है, ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था। यूरोप में बारीकी भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी, इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़ों के निर्यात को ही फैलाना चाहती थी। ठीक, आगे देखें। 1760 और 1770 के दशकों में बंगाल, कर्नाटक राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोलभाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले कारीगर को ही बेचते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किलों और ऊंचे दामों पर बार बार जिक्र किया। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद
कंपनी व्यापार पर अपने एकाधिकार दावा कर सकती थी। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों का अंकुश रखने का और कपास और रेशम से बनी चीज़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की। यह काम कई चरणों में किया गया। पहला देखिए क्या है, कंपनी ने कपड़ा व्यापार के सक्रिय व्यापारियों को, दलालों को खत्म कर बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने, कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए, जिसे गुमास्ता कहा जाता था। दूसरा आप देखें, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। इसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। ठीक, आगे देखें, जैसे जैसे कर्जे मिलते गए महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी। ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास ज़मीन के छोटे छोटे पट्टे थे जिन पर वे खेती करते थे और अपने परिवारों की ज़रूरतें पूरा करते थे। अब ये ज़मीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। अब पूरा परिवार एक काम करने लगा। बच्चे, औरतें से सभी कुछ न कुछ काम करते थे। लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकर गांव में बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगी। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे, ठीक है, और बुनकरों से उनके नज़दीकी ताल्लुकात होते थे। वे बुनकरों की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, संकट के समय उनकी मदद करते थे। नए गुमास्ता, ठीक है, गुमास्ता बाहर के लोग थे, उनका गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दम्भपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों चपरासियों को लेकर आते थे और समय पर तैयार न होने पर स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर न तो दाम का मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी। वे कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। कर्नाटक, बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में करघा लगा लेते थे। कई स्थानों पर ध्यान दें, यहाँ पे कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। देख रहे हैं, वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में करघा लगा लेते थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने करघे बंद कर दिए, खेतों में मजदूरी करने लगे। 19वीं सदी आते आते कपास बुनकरों के सामने नई समस्याएं पैदा हो गई। अब देखिए, स्रोत यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो ग, इसे आप ध्यान से पढ़ें। पटना के आयुक्त ने लिखा, ऐसा लगता है कि 20 साल पहले जहानाबाद और बिहार में कपड़ों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। जहानाबाद में यह बिल्कुल बंद हो गया, जबकि बिहार में बहुत कम उत्पादन होता था। यह मैनचेस्टर में बनी सस्ती और टिकाऊ वस्तुओं का परिणाम है। स्थानीय निर्माता प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। अब आइए आगे, भारत में मैनचेस्टर का आना। ये देखिए, 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था, भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कि कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी और लंबे समय तक जारी रही। 1811 से 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात 33% था। 1850 से 51 में मात्र 3% रह गया। देख रहे हैं कितनी बड़ी गिरावट हो गई। ऐसा क्यों हुआ, इसके निहितार्थ क्या थे, इसे आप देखिए। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को देखकर परेशान दिखाई देने लगे। ठीक है, उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करें, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सकें।
दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाज़ारों में भी बेचे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। 18वीं सदी के आखिर में भारत में उत्पादों का न के बराबर निर्यात होता था। ठीक है, 18वीं सदी के आखिर में भारत में उत्पादों का न के बराबर निर्यात होता था। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था। 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे आप स्रोत जो है घ को आप देखिए, सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस में बुनकरों की कोष्ठी समुदाय के बारे में कहा गया था। भारत के अन्य भागों में महीन कपड़ा बनाने वाले बुनकरों की तरह को जो है कोष्ठियों का भी बुरा समय चल रहा था। वे मैनचेस्टर से इतनी भारी तादाद में आने वाली आकर्षक चीज़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। हाल में सालों में बड़ी घटना में यहाँ से जाने लगे। वे मुख्य रूप से बिहार का रुख कर रहे थे, जहाँ दिहाड़ी मजदूर के तौर पर उन्हें रोजी रोटी मिल जाती है। देखिए, सोचिए कि इतनी अच्छी कला खत्म हो गई, अब वो मजदूर की हैसियत पे आ गए। अब आप देखिए, इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी। उनका निर्यात बाजार ढह गया, स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। यहाँ पे एक आप चित्र पहले देख लीजिए, चित्र नंबर 15, बॉम्बे हार्बर 18वीं सदी के आखिर का ये चित्र आप देख रहे हैं, है ना। ये देखिए आप जहाज इत्यादि। तो बम्बई और कलकत्ता 1780 के दशक से व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित होने लगे। यह पुरानी व्यापारिक व्यवस्था के पतन और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विकास का समय था। चलिए, स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 ईस्वी के दशक तक देश के ज़्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी के ही किस्मों की भरमार थी। ठीक है, और देखिए आप 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई थी। ब्रिटेन भारत से कच्चा माल जो है मंगाने लगा। भारत से कच्चे कपास के निर्यात की वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। आगे देखें, 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से पड़ गया था। ऐसे बुनकर उद्योग का किस तरह कायम रह सकता था। देख रहे हैं, हर तरफ से जो है दिक्कतें आ रही हैं। फैक्ट्रियों का आना, अब देखिए, बम्बई में पहला कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में लगी। 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक यहाँ ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। ठीक है, उनमें 94,000 तकलियाँ और जो है 2150 करघे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी। वहाँ देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। उत्तरी भारत में एलिगन मिल 1860 दशक में कानपुर में खुली। ठीक, इसके बाद इसके साल भर बाद अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। ये उद्योग कौन लगा रहा था, इसके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी, मिलों में काम करने वाले कौन थे। ठीक, यहाँ पे दोस्तों आप चित्र देख रहे हैं, चित्र नंबर 16। ठीक, और जमशेद जीजी भोए एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया। उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज़ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्हें सारे जहाज़ बेचने पड़े। ठीक, अब देखिए आगे, प्रारंभिक उद्यमी को आप देखें
देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए देखें ये कौन लोग थे। बहुत सारे जो है व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चला आ रहा था। ध्यान दें, बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चला आ रहा था। जैसा कि पिछले साल की किताब में आपने पढ़ा था, 18वीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज़ भारतीय अफ़ीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। ठीक है, 18वीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज़ भारतीय अफ़ीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। उसके बदले में चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत से में पहुंच गए थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाज़ों में लाद कर रवाना करते थे। व्यापार में पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योगों में निवेश करने लगे। ठीक, 1830 से 40 के दशकों में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा दी। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संकटों में औरों के साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए। बम्बई में डिंसा पेटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नूसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करने और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करने करके पैसा कमा लिया था। ठीक है, ध्यान दीजिए, बम्बई में डिंसा पेटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नूसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुम चंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिड़ला के पिता और दादा ने किया। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुम चंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिड़ला के पिता और दादा ने किया। ठीक, यहाँ पे चित्र नंबर 17 दोस्तों आप देख रहे हो, द्वारकानाथ टैगोर का विश्वास था कि भारत पश्चिमीकरण और औद्योगिकीकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है। उन्होंने जहाजरानी, जहाज निर्माण, खनन, बैंकिंग, बागान, बीमा में निवेश किया था। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पे पूंजी इकट्ठा के लिए अन्य व्यापारिक नेटवर्कों का सहारा लिया गया। मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे, जबकि कुछ मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका से संबंध थे। इसके अलावा कुछ वाणिज्यिक समूह थे। ठीक है, लेकिन वे विदेश व्यापार से जुड़े हुए नहीं थे। वे भारत में ही व्यवसाय करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, सूद पर पैसा चलाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुंचाते थे, व्यवसायियों को पैसा देते थे। जब उद्योग में निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुत ने फैक्ट्रियां लगा ली। जैसे भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे भारतीय व्यवसायियों के लिए जगह सिकुड़ती गई। ठीक है, उन्हें अपना तैयार जो है माल यूरोप में बेचने से रोका गया। अब वे मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूँ, नील का ही निर्यात कर सकते थे, जिनकी अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी। धीरे धीरे उन्होंने जहाजरानी व्यवसाय से भी बाहर धकेल दिया गया। ठीक, यहाँ पे आप देखिए जो है ये चित्र दोस्तों आप देख रहे हो, चित्र नंबर 18 यहाँ पे है ना। साझेदारों की टोली, JN टाटा, RD टाटा, सर RJ टाटा और सर DJ टाटा, यहाँ पे चित्र में आप देख पा रहे हैं इनको।
1912 में जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग कपड़ा उद्योग में काफ़ी बाद शुरू हुआ। कपड़ा उद्योग के बाद काफ़ी बाद में शुरू हुआ। औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक मशीनरी, रेलवे और लोकोमोटिव का ज़्यादातर आयात ही किया जाता था। ठीक है, इसलिए स्वतंत्रता मिलने तक भारी उद्योग कोई खास आगे नहीं बढ़ सका था। ठीक, अब आगे देखें। पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां भारतीय उद्योग के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थी। इनमें बर्ड हीगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयूज यूल और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनी थी। ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थी, संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थी, उनका प्रबंधन संभालती थी। ज़्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषक फाइनेंसर पूंजी उपलब्ध कराती थी, जबकि निवेश व्यवसाय संबंधित फैसले यूरोपीय एजेंसियां लेती थी। यूरोपीय व्यापारियों उद्योगपतियों के लिए वाणिज्यिक परिसंघ थे, जिनमें भारतीय व्यवसायियों को शामिल नहीं किया जाता था। ठीक, मजदूर कहाँ से आए? चलिए अब ये पॉइंट देखें आप। फैक्ट्रियाँ होंगी तो मजदूर भी होंगे, है ना। तो आप देखें, फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में फैक्ट्रियों में मजदूरों की संख्या इतनी काम करते थे, 1946 तक संख्या बढ़कर इतनी हो चुकी थी। ये मजदूर कहाँ से आए? ठीक, अब इसे आप देखिए, ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। जिन किसानों कारीगरों के काम नहीं मिलता था, वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। 1911 में बम्बई में सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर कानपुर जिले के ही गांव से आते थे। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते हैं। फसलों की कटाई व त्योहारों के समय गांव लौट जाते थे। बाद में जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत के लोग बम्बई के कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। यहाँ पे चित्र नंबर 19 आप देख रहे हैं दोस्तों। बम्बई के एक मिल के युवा कामगार 20वीं सदी की शुरुआत। ये आप देखिए इनको। जब मजदूर गांव जाते थे तो अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते थे। ठीक, चलिए आगे देखें आप लोग। नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी, मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगार के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश भी निषिद्ध था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जाबर रखते थे। जाबर कोई पुराना या विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव के लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था, मुसीबत में पैसे से मदद करता था। इस प्रकार जाबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया। बाद में जाबर मदद के बदले पैसे और तोहफों का मांग करने लगे और मजदूरों की ज़िंदगी को नियंत्रित करने लगे। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे, कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था। मुख्य जाबर, एक चित्र आप देखिए, चित्र नंबर 20 यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्य जाबर को। इस चित्र में देखें कि इसका अंदाज और इसके कपड़ों में से जाबर की सत्ता का पता चलता है। देखिए अपना टोपी ओपी बढ़िया लगा करके एकदम आप कपड़ों से ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई रसूख वाला आदमी दिख रहा है ना। जाबर, इसका मतलब क्या है? इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते हैं। ठीक, अब आइए स्रोत अंग को आप देखिए। बम्बई के एक मिल मजदूर बसंत पारकर ने कहा, मजदूर अपने बेटे को मिल में काम पर रखवाने के लिए जाबर को पैसा देते थे। मिल मजदूर शारीरिक और भावनात्मक रूप से गांव से गहरे तौर पर जुड़े होते थे। वह गांव जाकर फसलों की कटाई करते थे। कोकणी लोग धान काटने और घाटी या गन्ना काटने गांव जाते थे। एक स्वीकृत व्यवस्था भी थी, इसके लिए मिल वाले छुट्टी देते थे।
स्रोत को आप देखें, भाई भोसले बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। 1930-40 के दशकों में बिताए गए बचपन उन्होंने इस प्रकार याद किया। उस ज़माने में 10 घंटे की शिफ्ट होती थी। शाम 5 बजे से सुबह 3 बजे तक काम के सबसे भयानक घंटे। मेरे पिताजी ने 35 साल नौकरी की। उन्हें दमा जैसी बीमारी हो गई और वे काम करने से लाचार हो गए। इसके बाद मेरे पिताजी वापस गांव चले गए। यहाँ पे चित्र नंबर 21 आप देख रहे हो दोस्तों। अहमदाबाद के एक मिल में कताई में लगी मजदूर औरतें। ये औरतें आप देखिए, मजदूर औरतें काम करती हुई आपको दिख रही हैं। और औरतें मुख्य रूप से कताई विभाग में ही काम करती थी। ठीक, 5वां देखिए, औद्योगिक विकास का अनूठापन। इसे आप देखें, भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों में ही दिलचस्पी थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय व कॉफ़ी के बागान लगाए। खनन, नील, जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। ठीक है, ठीक, तो क्या किया? काफ़ी बागान और नील, जूट और पैसे का निवेश किया। ठीक है, जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। इनमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। ठीक है, 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों की से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत की शुरुआती सूती मिलों में कपड़े के बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था तो हमेशा बेहतर किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकीकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़ा के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए। उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने, अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे की निर्यात में कमी आने लगी। चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए थे। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे के बजाय कपड़ा बनाने लगे। 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दुगना हो गया। ठीक, पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी। ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर से के माल आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट, चमड़े, जूते, घोड़े व खच्चर के जीन, बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए। यहाँ पे आप देखिए चित्र नंबर 22 है दोस्तों। मद्रास चेंबर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक, 19वीं सदी के आखिर तक देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायी मिलकर चेंबर ऑफ कॉमर्स बनाने लगे थे ताकि सही तरह से व्यवसाय कर सकें, सामूहिक चिंता के मुद्दों पर फैसला ले सकें। ठीक, अब देखिए पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूर को काम पर रखा गया। हर एक को पहले से ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेज़ी से बढ़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी व जापान के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था। ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपति ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। ठीक, लघु उद्योगों
की बहुतायत। अब इसे आप देखें, हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योग में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से ज़्यादातर 1911 से 67% बंगाल और बम्बई में स्थित थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पादन का ही दबदबा रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। यह संख्या 1911 में 5% और 1931 में 10% थी। बाकी मजदूर गरीब मोहल्लों में स्थित छोटे छोटे वर्कशॉप और घरेलू इकाई में काम करती थी। कुछ मामलों में तो जो है 20वीं सदी के दौरान जो है हाथ में होने वाले उत्पादन में दरअसल इजाफा हुआ। यह बात हथकरघा के क्षेत्र में भी सही है, जिनकी हमें पीछे चर्चा की थी। सस्ते मशीन निर्मित धागे ने 19वीं सदी में कताई उद्योग को तो खत्म कर दिया, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते रहे। 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। 1900 ईस्वी से 1940 के बीच यह 3 गुना हो चुका था। ऐसा यहाँ पे एक चित्र भी आप देख लीजिए, चित्र नंबर 23। हाथ से बुना कपड़ा है। हाथ से बुने कपड़े महीन डिजाइन के मिलों में नकल की जा सकती थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ऐसा कैसे हुआ, यहाँ देखिए। ठीक है, इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलावों का हाथ था। अगर लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा न हो तो उत्पादन बढ़ सकता हो। हाथ में काम करने वाली नई तकनीक अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाई शटल वाले करघों का इस्तेमाल करते थे। अब ये क्या है, फ्लाई शटल क्या है, यहाँ पे आप समझें। यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह 36 धागे जो है को लंबवत धागे में पिरो देता है। फ्लाई शटल के आविष्कार में बुनकरों को बड़ी करघे चलाना और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में काफ़ी मदद मिली। ठीक है, अब आप समझ गए फ्लाई शटल को। आगे देखें, इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ, श्रम की मांग में कमी आई। 1941 तक भारत में 35% से ज़्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में ऐसे हथकरघे 70-80% तक थे। इसके अलावा कई छोटे मोटे सुधार किए गए जिससे बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मिलों से मुकाबला करने में मदद मिली। ठीक है, आगे देखें। मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर और उससे बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे, जबकि कुछ महीन के कपड़े बनाते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे। खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता तो नगद आय के साधन खत्म हो जाते तो कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। बेहतर कि उसके कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज़्यादा थी, उसमें उतार चढ़ाव कम आते थे। जब गरीब भूखों मर रहे होते थे तब भी अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे। अकालों में बनारसी या बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। वैसे भी जैसा कि आप देख चुके हैं, मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं करते सकते थे। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियों या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की जगह ले लेना मिलों के लिए आसान नहीं था। ऐसा नहीं है कि 20वीं सदी में उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकरों अन्य दस्तकारों को हमेशा फ़ायदा ही रहा। उनकी ज़िंदगी बहुत कठोर थी, उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें उत्पादन किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाता था। ठीक है, लेकिन ये फैक्ट्रियों के युग में अतीत के अवशेष भर नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग थे। ठीक, यहाँ पे आप देखिए चित्र नंबर 24 आप देख पा रहे हैं। भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों के वाले इलाके 1931। चित्र में जो बने गोले विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग के आकार को इंगित करते हैं। ये देखिए बड़ा गोला है जो यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन का है, अपना जो है बड़े आकार के हैं उद्योग। बंगाल में, पश्चिम में
ये देखिए संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, है ना। तो ये उद्योगों वाले इलाके आप समझ पा रहे हैं, जो ज़्यादा बड़ा है वो ज़्यादा उत्पादन वहाँ पे है। चलिए अब आप आ जाइए वस्तुओं के लिए बाजार, इसे आप जो है देखिए। तो अब हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया, किस तरह भारतीय बुनकरों और दस्तकारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई, अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। जब नई चीज़ें बनती हैं तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें इस उत्पाद की ज़रूरत है, इसके लिए क्या किया गया। ठीक है। नए उपभोक्ता पैदा करने का तरीका विज्ञापन का है। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को ज़रूरी और वांछनीय बना लेते हैं। वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई ज़रूरतें पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, होल्डिंग्स, दीवारों, टेलीविज़न के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकीकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों को बाजार को फैलाने में, एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। यहाँ पे चित्र नंबर 25 आप देख रहे हैं, ग्राइप वाटर का कैलेंडर। ये देख रहे हैं 1928 का ये बना हुआ चित्र आप देख रहे हैं। बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए बाल कृष्ण की छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए, जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फ़ायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम, उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक थी। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। देख रहे हैं। अब देखिए चित्र नंबर 26, ये है आपका मैनचेस्टर के लेबल पे 20वीं सदी का प्रारंभ, है ना। ये देखिए, तो आयातित कपड़ों के लेबलों पर असंख्य भारतीय देवी देवताओं, कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती चित्रित किया जाता था। ये संबंधित वस्तुओं की गुणवत्ता को दर्शाने का प्रयास था। ये देखिए आप। और मैनचेस्टर के लेबल पर महाराजा रणजीत सिंह का चित्र। ये देखिए, उत्पाद के प्रति सम्मान पैदा करने हेतु ऐतिहासिक व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। चलिए, लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे, उन पर तस्वीरें भी बनी होती थी, अक्सर बहुत सुंदर होती थी। अगर हम पुरानी लेबलों को देखें तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों की आकर्षित करने का उनके तरीकों का अंदाज लगा सकते हैं। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें प्रायः होती थी। देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग इस चीज़ को खरीदें। कृष्ण और सरस्वती की तस्वीरों का फ़ायदा ये होता था कि विदेशों में बनी चीज़ भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी। 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे। अखबारों, पत्रिकाओं में पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ रहे जाते थे जो पढ़ नहीं सकते थे। चाय की दुकानों, दफ्तरों, मध्यवर्गीय घरों में कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज़ पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडरों में भी अन्य उत्पादों बेचने के लिए देवताओं की तस्वीर होती थी। यहाँ पे चित्र नंबर 27 आप देख रहे हैं दोस्तों, सनलाइट साबुन कैलेंडर 1934 का ये है। यहाँ भगवान विष्णु आसमान से रोशनी लाते दिखाए गए हैं। ये देखिए सोप, ये देख रहे हैं, प्रचार इसका है सनलाइट। आगे देखिए, देवताओं की तस्वीर की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राट व नवाबों की तस्वीरें भी विज्ञापनों, कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल होती थी। उनका संदेश अक्सर होता था, अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं या उसे शाही निर्देश से बनाया गया तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। अब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो
उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। इसका आशय था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाए हैं। ये विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। ठीक, यहाँ पे चित्र आप देख रहे हैं, चित्र नंबर 28 है दोस्तों। एक भारतीय मिल में बने कपड़े का लेवल आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें एक देवी अहमदाबाद की मिल में बना कपड़ा दान कर रही है। इसमें एक देवी जो है अहमदाबाद की मिल में बना कपड़ा दान कर रही है और लोगों से भारत में बने कपड़ों का इस्तेमाल करने का आह्वान कर रही है। ये देखिए किस तरह जो है ये देवी, ये कपड़े देखिए इनके हाथ में है, दे रही हैं, है ना। तो देख रहे हैं ना आप, दान कर रही हैं देवी। तो किस तरह का जो है प्रचार यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों के मन में जो है बैठाने के लिए और जो है कपड़े का पहुँचाने के लिए बिक्री कराने के लिए क्या क्या जो है यहाँ पे देखिए उपाय कंपनियाँ कर रही हैं। ठीक, अब आ जाइए निष्कर्ष को आप दोस्तों समझ लीजिए। जाहिर है उद्योगों के युग में बड़ी बड़ी प्रौद्योगिकी बदलाव आए, फैक्ट्रियों का उदय हुआ, नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ें, छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। चित्र 1 और 2 दोबारा देखिए। अब बताइए क्या छवियाँ क्या दर्शाती हैं। तो ये आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा, है ना। फिलहाल निष्कर्ष यहाँ पर तक आप समझ लीजिए, कंप्लीट हुआ। निष्कर्ष आपका ये हुआ, जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़ी बड़ी प्रौद्योगिकीय बदलाव आए, है ना। फैक्ट्रियों का उदय हुआ। आपने देखा कि कैसे पहले जो सौदागर थे वो गांव में ही रहते थे और अपने सामान देते थे। घर घर जो है वो बनता था, फिर कलेक्ट करके कैसे जो है काम आगे बढ़ता था। छोटे व्यवसायी बड़े को फिर निर्यातक को दिया जाता था, ये आपने देखा, है ना। फिर क्या आया, फैक्ट्रियों का उदय हुआ। फिर आपने देखा कि कैसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन गई, है ना। फिर नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई। फिर आपने देखा एक नई चीज़, अब जैसे पहले कम मात्रा में होता था, बड़ी मात्रा में जो है सामान बनने लगी। एक नई जो है आपने औद्योगिक नीति को देखा। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ें और छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो आपने ये भी देखा कि जैसे मान लीजिए फैक्ट्रियाँ तो आ गई, लेकिन वो जो एक अलग डिजाइन थी, जो एक लोग पसंद भी करते थे कि हाथ का बना, वो चीज़ जो है बनी रही, वो ख़त्म नहीं हुई। ये भी आपने देखा। अब आज भी आप देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारे, जैसे आप बनारस की ही साड़ियाँ देखिए, तो वहाँ जो हाथ से उसको बनाया जाता है, बहुत सारे कारीगर लगे रहते हैं हाथ से जो है उस साड़ी को बनाने के लिए। और बड़ी उसमें देखिए कितनी अच्छी कलाकारी होती है। तो वो हाथ से ही बनता है ना, मशीन से नहीं बनता। तो इसलिए उसमें कलाकारी इतनी मिलती है। तो आज भी हम देखते हैं कि वो कला आज भी जो है चल रही है और हाथ से भी हो रहा है। आप देखिए फैक्ट्रियाँ अपने पास हैं, वो फैक्ट्री में भी कपड़े बन रहे हैं, है ना। तो ये आपका जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया ये अध्याय, ठीक है। तो आज दोस्तों आपने जो है पढ़ लिया, ये देखिए। तो आज आपने पढ़ा अध्याय जो क्लास 10 का एनसीईआरटी हिस्ट्री अध्याय 4। नाम क्या था, औद्योगिकीकरण का युग। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बस दोस्तों ये वीडियो आपका इसी पे समाप्त करेंगे। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत